हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th लेसन 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। हमें पता है कि जो हमारा मानव शरीर है हर दिन अनेकों रोगाणुओं से प्रभावित होता रहता है, उनसे टकराता है, परंतु फिर भी ये बड़ी आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता, यानी हमें बीमारियां नहीं होती है। इसका जो प्रमुख कारण है कि किस कारण से ऐसा होता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में विशेष प्रतिरोधक क्षमता होती है। और यह प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात या उपार्जित भी हो सकती है। जन्मजात यानी हमारे जन्म के साथ ही हमारे अंदर होती है, और उपार्जित यानी जन्म के बाद हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है। तो इसी प्रकार से रोगाणुओं को शरीर से हटाने हेतु शरीर में जो होने वाली क्रियाएं होती हैं या उससे जो संबंधित तंत्र होता है हमारे शरीर के अंदर, उस तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान। यानी रोगाणुओं को नष्ट करने हेतु हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनसे संबंधित तंत्र का जो हम अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी। और शरीर में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षात्मक अंग हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, जिसके अंदर जैसे कि लसिका, अस्थि मज्जा, थाइमस, लसिका पर्व या लिम्फ नोड्स, यकृत तथा रक्त और लसिका, ये सभी मिलके हमारे इस प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर काम करते हैं। अगर हम इन प्रतिरक्षा विधियों के बारे में बात करें कि हमारे शरीर में कितनी प्रतिरक्षा विधियां होती हैं, ये किस प्रकार से कार्य करती हैं, तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां होती हैं, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि यानी इनिशिएट डिफेंस मैकेनिज्म, तो यह जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, यानी हम या जब बच्चा पैदा होता है उसी समय उसके शरीर के अंदर ये चीज़ होती है जो कि हमारी विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से रक्षा करती है, जिसे हम अनिर्दिष्ट या सामान्य या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, जो कि जन्म के समय से ही बच्चे के अंदर होती है। और यह सामान्य रूप से क्या करती है? किसी भी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती, लेकिन यह सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है। यानी कि अगर कोई भी रोगाणु, चाहे वो बाहर से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे या हमारे शरीर के अंदर हो, ये उससे समान रूप से लड़ाई करके उसके नष्ट करने का कार्य करती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। अब इसके जो मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए मुख्य रूप से कुछ सहायक कारक होते हैं, जैसे कि भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध जैसे कि हमारे शरीर की त्वचा, नासिका छिद्र या अन्य अंगों के अंदर जो पक्षमाभ या सीलिया या फ्लैजेला पाई जाती है या श्लेष्मा उपकला पाई जाती है, ये भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि अगर हमारे शरीर में कोई रोगाणु या बाहर से वायरस, जीवाणु वगैरह, धूल मिट्टी के कण, पॉलन ग्रेन्स ये प्रवेश करते हैं, तो ये इसको वहीं रोक देते हैं और वहीं पर नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से रासायनिक अवरोधक जैसे कि हमारे आमाशय के अंदर या योनि का जो अम्लीय वातावरण है, आपको पता है कि इन दोनों के अंदर क्या मिलता है? अम्ल मिलता है, जो कि बाहर से प्रवेश करने वाले जीवाणुओं, रोगाणुओं को क्या कर देते हैं? वहीं पर नष्ट कर देते हैं। या त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व या हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न तरल पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि लार, आंसू, पसीना, ये सभी हमारे शरीर के अंदर बाहर से आने वाले रोगाणु, धूल मिट्टी के कण इत्यादि सभी को वहीं पर रोक देते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। यानी ये भी स्वाभाविक प्रतिरक्षा का ही एक रूप हुआ। इसी प्रकार से कोशिका अवरोधक यानी जो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है विशेष रूप से, जो कि इन विभिन्न प्रकार के रोगाणु, जीवाणु, वायरस इत्यादि को नष्ट करती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? भक्षाणु। और इन क्रिया को हम क्या कहते हैं? भक्षाणु क्रियाएं कहते हैं, जिनमें कि मुख्य कुछ विशेष कोशिकाएं होती है, जैसे कि मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, श्वेत रक्त कणिकाएं आदि। ये सब क्या कहलाती हैं? ये सभी शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले किसी भी प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट कर देती है और हमें रोग ग्रसित होने से बचाती है। जैसे ही साथ के साथ इसके साथ साथ जो साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं होती हैं, वो प्राकृतिक मारक
कोशिकाएं या नेचुरल किलर कोशिकाएं होती हैं जो स्वतः ही बिना किसी उसके ये स्वतः कार्य करती है और उन्हें नष्ट कर देती है। इसके अलावा एक और स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि होती है ज्वर या सूजन। जैसे कि हमारे शरीर पर अगर कोई भी रोगाणु या जीवाणु प्रवेश करता है तो तुरंत हमें क्या आता है, ज्वर या बुखार आता है, और उस दौरान जो प्रतिरक्षा विधि होती है उसके द्वारा इन रोगाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। कहीं पे चोट लगती है तो तुरंत हमारे क्या आती है, सूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि अपना कार्य कर रही होती है, तो उस सूजन के द्वारा उन रोगाणुओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता और वहीं पर उनको क्या करने की कोशिश की जाती है, हमारे शरीर के द्वारा स्वतः ही नष्ट करने की। तो ये रही थी हमारी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि जो कि हमें जन्मजात मिलती है, जन्म के साथ ही हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। अब इसके बाद दूसरी आती है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। उपार्जित यानी एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि हमारे जन्म के बाद या विशिष्ट अनुकूलन परिस्थितियों के अंदर या विशिष्ट स्पेसिफिक प्रतिरक्षा भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर उत्पन्न होती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में जो एक पोषक होता है यानी कि जो होस्ट होता है वो क्या करता है, सूक्ष्म जीव या बाहरी पदार्थों के प्रति अत्यंत विशिष्ट रूप से कार्य करता है और इस प्रतिरक्षा में एंटीबॉडीज का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर विशिष्ट प्रकार की CMI सक्रिय होती है। CMI यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है और इस CMI के कारण हमारा शरीर जो होता है वो प्रतिजन का क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और ये जो विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। उससे पहले हम प्रतिरक्षा जो प्रतिजन के साथ जब विशिष्ट अभिक्रिया करती है, इस अभिक्रिया के कारण ही हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, CMI डेवलप होती है, सक्रिय होती है, और जिसके कारण ही हमारे शरीर में जितने भी प्रतिजन होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। और यह जो विशिष्ट प्रतिरक्षा है जो कि एक तरह से उपार्जित प्रतिरक्षा भी अपन जिसे कहते हैं, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो कि हमारे शरीर में प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है और यह प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसमें विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है या उसका हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। दूसरी होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर के किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी प्रवेश कराए जाते हैं और इस प्रकार की प्रतिरक्षा में हमारे शरीर द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं किया जाता। जैसे कि डिप्थीरिया, टिटनेस के टीके आपने नाम सुना होगा कि बच्चे के पैदा होते ही हम उन्हें विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। तो वो क्या हुआ, एक तरह से हम बाहर से उसके अंदर शरीर के अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जो हमारे शरीर के अंदर स्वतः उत्पन्न हो जाती है, स्वयं हमारी बॉडी अपने आप प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, वो क्या कहलाती है, सक्रिय प्रतिरक्षा। अब प्रतिजन और प्रतिरक्षी, अभी हमने बार बार पढ़ा है कि प्रतिजन उत्पन्न होते हैं जिनके कारण प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। प्रतिजन यानी एंटीजन और प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी। तो ये प्रतिजन क्या होते हैं यानी एंटीजन क्या होते हैं? तो प्रतिजन यह एक प्रकार का बाहरी रोगाणु या पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर में प्रवेश होने के बाद यानी एंटर करने के बाद लसिका कोशिकाओं या बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु क्या करता है, प्रेरित करता है तथा विशिष्ट रूप से उसे ही प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। अगर अपन प्रतिजन की बात करें कि प्रतिजन क्या है, तो ये जो प्रतिजन होता है ये बहुत सूक्ष्म पदार्थ होता है और साधारण रूप से ये शरीर के बाहर से ही प्रवेश करते हैं और ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि जो इनका आणविक भार होता है वो 6000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होता है। अगर अपन इसकी बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक संगठनों के हो सकते हैं जो कि प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल आदि से मिलकर बने होते हैं। और
प्रत्येक, अगर अपन प्रोटीन में बात करें तो प्रोटीन में 6 से 8 अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला एंटीजनी निर्धारक के रूप में हमारे शरीर के अंदर क्या करती है, कार्य करती है। शरीर में विभिन्न जब ये प्रवेश करते हैं तो ये प्रवेश करने के बाद ये क्या करते हैं, इनका सामना सबसे पहले हमारे स्वाभाविक प्रतिरक्षी विधियों से होता है। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षी विधि। तो जैसे ही ये प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले इनका सामना किससे होता है, स्वाभाविक प्रतिरक्षी विधियों से होता है। और उसके पश्चात प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि को क्या करता है, सक्रिय करता है, और तब जाके इनके साथ क्या होता है, इनका नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू होती है। और जो प्रतिजन होते हैं विशिष्ट प्रतिरक्षी से संयोजित होते हैं और प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होती है। यानी जब ये प्रतिजन प्रतिरक्षी से मिलेंगे तो क्या होगी, प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया होती है। अगर हम बात करें तो जो प्रतिजन होता है वो संपूर्ण अणु प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता। क्या करता है, वो उसका एक विशेष हिस्सा होता है कहना चाहिए, कुछ विशिष्ट अंश होते हैं जो ही केवल प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं, बाकी पूरा का पूरा प्रतिजन प्रतिरक्षी से नहीं जुड़ता। और ऐसा अंश जहां पर प्रतिजन के विशिष्ट अंश प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन निर्धारक या एपिटोप हम उनको कहते हैं। और प्रोटीन में लगभग 6 से 8 अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला होती है जो कि एंटीजनी निर्धारक के रूप में या एपिटोप के रूप में कार्य करती है। अगर हम इन एपिटोप की बात करें तो इन एपिटोप में एक प्रोटीन कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं। अगर अपन एक प्रोटीन की बात करें कि प्रोटीन के अंदर होते हैं तो जो प्रोटीन होता है उसके अंदर कई एपिटोप हो सकते हैं और इनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। एक प्रोटीन में अगर अपन डेफिनेशन के रूप में, परिभाषा के रूप में कहें कि एंटीजन की संयोजकता क्या है, तो एंटीजन की संयोजकता क्या होती है, एक प्रोटीन में पाए जाने वाले एंटीजनों निर्धारकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, एंटीजनी संयोजकता कहते हैं। और यह 100 या इससे अधिक भी हो सकती है। तो ये तो हो गया कि प्रतिजन क्या होता है और प्रतिजन के अंदर किस प्रकार से एपिटोप होते हैं जिनकी प्रक्रिया के द्वारा इनका विनाश होता है, प्रतिजन का विनाश होता है। प्रतिजन का विनाश किस प्रकार से होता है, तो विशिष्ट प्रतिरक्षा में जो प्रतिजन का विनाश होता है इसकी जो कार्यविधि होती है वो लगभग 4 चरणों के अंदर पूरी होती है। सबसे पहला चरण होता है इसके अंदर अंतर्निहित व बाहर प्रतिजन में विभेदन। यानी जो हमारा शरीर होता है वो जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिजन होते हैं उनमें, और बाहरी प्रतिजन की वो प्रतिजन हमारे बॉडी के बाहर से एंटर किया है इसके बारे में विभेद करता है। यह स्वतः विभेदन होता है हमारे शरीर के द्वारा। यानी सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि बाहरी और आंतरिक प्रतिजन के अंदर विभेद किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा आता है बाहरी प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एपिटोप की संरचना अनुसार बीटा लिम्फोसाइट सेल्स क्या करती है, प्लाज्मा सेल्स का निर्माण करती है। यानी अगर अंतर्निहित है तो हमें पता है कि वो स्वाभाविक प्रतिरक्षा के द्वारा उसका क्या हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा, उनको हम नष्ट कर देगा हमारी बॉडी। लेकिन अगर बाहर से प्रतिजन है तो बाहर से जो प्रतिजन होती है तो उसके ऊपर क्या करेंगे, जो एपिटोप की जैसी उसकी एपिटोप की संरचना होगी उसी के अनुसार हमारी जो बॉडी के अंदर बीटा लिम्फोसाइट सेल्स मिलती है वो प्लाज्मा सेल का के द्वारा उसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और फिर तीसरे फॉर्म के रूप में प्लाज्मा सेल्स द्वारा उन विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है जिससे कि इन प्रतिजन को नष्ट किया जाता है। और फिर जब प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाता है हमारे शरीर के अंदर तो CMI, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं, CMI या प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया द्वारा प्रतिजन का विनाश किया जाता है और हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की रोगाणुओं से सुरक्षित हो जाता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। थैंक यू।